नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज 16 दिसंबर है और देश के लिए एक बहुत गर्व का दिन है। इसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई उसको 16 दिसंबर में क्या दिक्कत है ये नहीं समझ में आता है। आज पार्लियामेंट में मैं इसलिए इन बातों को उठा रहा हूँ कि आज पार्लियामेंट राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशन पे बहस चली और लोकसभा में नॉर्मल डे था। लेकिन लोकसभा में आज जिस तरह का व्यवहार प्रियंका गांधी के साथ हुआ है, वो मुझे आने वाले दिनों में बीजेपी ने किस तरह से ठान लिया है कि उनको, चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, उनको बोलने न देने की सारी तरह की ट्रिक्स आजमाई जाएंगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज प्रियंका गांधी 0 आवर में खड़ी हुई। 16 दिसंबर की बात थी जो करीब करीब ये सरकार भूल चुकी थी। उस समय उनको 1 मिनट भी नहीं हुआ, उनसे कहा गया कि आपका समय, और दूसरे का नाम ले लिया गया। प्रियंका गांधी 1-1.5 मिनट, आप ये खुद देख सकते हैं, टोटल 1.5 से 2 मिनट में उनको 2-2, 3-3 बार इंटरप्ट करके एक दूसरे मेंबर ने अपना समय उनको दिया। उससे फिर जब हुआ तो कहने नहीं, फिर समय खत्म हो गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। प्रियंका गांधी बाहर आई, उन्होंने बाहर आके अपनी बात कही। 2 बातें थी मुख्य रूप से जो उन्होंने कहा मैं उठाना चाहती थी। और पहली बात उन्होंने कहा था बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा, उसके लिए हम लोगों को देश की तरफ से पुरजोर आवाज़ होनी चाहिए और हमारे देश में इसमें कुछ बातचीत भी होनी चाहिए कि भाई इसको कैसे बंद होगा। दूसरा, मेरे हिसाब से ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये है, लेकिन गौरव की अगर बात होती है तो आज ये जो भाजपा सरकार है ये इतनी अंधी हो गई है कि जो देश का गौरवशाली परंपरा है, जो हमारे देश के शहीदों ने अपने खून की बलि दे के, शहादत दे के हासिल किया है, उस हिस्ट्री को भी मिटा देना चाहती है। आज सेना भवन से बांग्लादेश वॉर के समय जो हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, उसकी तस्वीरों को हटाया गया है। कोई इसका कारण नहीं बताया गया है। मुझे ठीक से याद है, मेरा सोशल मीडिया चल रहा था। आप लोग अगर चाहें तो 3 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर 2021 के मेरा कोई भी वीडियो किसी दिन का भी उठा के देख लीजिए। मैंने पूरा पखवाड़ा किया था, क्योंकि भारत के 50 साल पूरे हुए थे विजय दिवस के। मतलब हमारे लिए बहुत गौरव की बात थी। हमने विश्व में एक इतिहास रचा था जब एक देश के हमने 2 टुकड़े कर दिए थे, और एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे सारे मानवाधिकारों का हनन हो रहा था। उस समय हम उस गरीब देश के साथ खड़े हुए नज़र आए थे, उस गरीब लोगों के साथ खड़े हुए नज़र आए थे, और उनको उनकी बात कहने का और अलग देश बनाने की हिम्मत की थी। जो ईस्ट पाकिस्तान था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, उसमें बांग्लादेश का जन्म करवाया था, और उस जन्म करवाने में भारत का ही केवल योगदान था। ये गर्व की बात है, और मैं इसलिए इस बात को बार बार अंडरलाइन करता हूँ। हमारा जो 1947 के बाद का जो हमारी परंपरा है, जो भारत तो जब आज़ाद हुआ उसके बाद के, उसमें 1971 जैसी लड़ाई और 1971 बाकी लड़ाइयाँ अहम हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 1971 में जो हमने कर दिखाया था, उससे पहले न भूतो न भविष्य था। ये बात इसलिए थोड़ा समझना ज़रूरी है कि 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था। उसमें अधिकांश, मेरे ख्याल में 85,000 से के आसपास उसमें सैनिक थे। दुनिया में इतने ज़्यादा सैनिकों ने एक बार सरेंडर नहीं किया है। वो एक अलग डिबेट है कि जनरल नियाज़ी ने वो करके क्या कत्लेआम होने से बचाया, क्या उन सैनिकों की जान बचाई, या उन्होंने पाकिस्तान में वो विलन के रूप में फिर माने गए, या उन्होंने पाकिस्तान की नाक नीची की। ये एक अलग विषय रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें आज फिर से याद कर ली जाएं, और याद इसलिए कर ली जाएं कि वो देश के लिए आवश्यक है। मैंने अपनी किताब हे राम टू जय श्री राम, इसको बहुत विस्तार से इस पर एक वो लिखा है, बहुत डिटेल्स आपको इसमें मिलेंगे। देखिए, 2 चीज़ें समझ लीजिए। थोड़ा मैं हिस्ट्री इसलिए बता दूं कि वो समझना ज़रूरी है। 1951 में जब सेंसस हुआ, भारत में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, उस पाकिस्तान के सेंसस के अनुसार जो पश्चिमी पाकिस्तान था उसमें 3 करोड़ 30 लाख की आबादी थी, और जो पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, उसकी आबादी 4 करोड़ 20 लाख थी। बड़ा था, लेकिन भौगोलिक रूप से
वेस्टर्न पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है उसकी कुल एरिया थी 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर, करीब करीब 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और इसके सामने जो ईस्ट पाकिस्तान था उसकी एरिया थी 1,43,998 किलोमीटर। मतलब इससे 4 गुने से भी बड़ा एक भूभाग था, 4 गुने से बड़ा क्षेत्रफल था, लेकिन आबादी ज़्यादा, यहाँ आबादी कम, क्षेत्रफल ज़्यादा, और ये गरीब देश था। इसको बिल्कुल ठीक से वेस्ट पाकिस्तान वाले इस पे डोमिनेट करते थे, इस पे एक तरह से अपनी हुकूमत चलाते थे। शेख मुजीबुर रहमान, मुख्य रूप से ये भी जान लेना ज़रूरी है क्योंकि बहुत बात हो रही है, सोहरावर्दी की जब बात आती है तो देश जब पार्टीशन हो रहा था हम सबको उनका नाम याद आता है। ये सोहरावर्दी के शिष्य थे। जब पार्टीशन हो रहा था देश का तो उन्होंने एक बार बहुत कोशिश की थी कि यूनाइटेड बंगाल रह जाए। ये हिंदुस्तान के भी बहुत से लीडर ने की थी, ये तो मुस्लिम लीग के थे, इन्होंने भी की थी। बाद में ये पाकिस्तान गए लेकिन इनका वो नहीं हुआ, फिर ये बेरूत चले गए, मर गए थे। लेकिन इनके उत्तराधिकारी के रूप में शेख मुजीब ने मुस्लिम लीग से अवामी लीग बनाई और वहाँ से ये मतलब ईस्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता के रूप में इस्टेब्लिश हुए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की दिक्कत क्या थी। वेस्ट पाकिस्तान के आज़ादी के बाद के जो सबसे बड़े जननायक के रूप में निकले थे उनका नाम था जनरल अयूब वहाँ के प्रेसिडेंट हो गए थे। जनरल अयूब ने जब 64 में 1964 में एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जनरल अयूब के सामने खड़ी हुई जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना, और शेख मुजीब ने फातिमा जिन्ना का साथ दिया था उस इलेक्शन में। अयूब उसमें ठीक से जीते थे और वो दुश्मनी पूरे ईस्ट पाकिस्तान से तब से उनके मन में वो चल रही, तो पूरा वेस्टर्न पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को दुश्मन के रूप में देखता था। फिर जनरल यहिया खान आएगा कि मैं उसमें नहीं चल रहा हूँ। मुख्य बात ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का जो अलग हुए उसका मुख्य कारण भाषा थी, लैंग्वेज थी। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रिलीजन नहीं बांध के रख सकता है, कल्चर और लैंग्वेज ये एक ऐसी चीज़ में बाइंडिंग फैक्टर है। वेस्ट पाकिस्तान ज़बरदस्ती करता था कि उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, बंगाल की लैंग्वेज बांग्ला थी, और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते तब तक कल्चर और उसको। 7 दिसंबर 1970 में उनका जनरल इलेक्शन होता है। कुल सीटें 313 हैं, लेकिन 13 सीट नॉमिनेशन के द्वारा महिलाएं उसको भरती हैं। 7 सीटें आती थीं ईस्टर्न पाकिस्तान से, 6 आएंगी वेस्टर्न से, लेकिन 300 सीटों पे इलेक्शन था। उस 300 सीटों पे ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि छोटे छोटे नुक्ते हैं, लेकिन कैसे एक देश निरंकुश होता है, कैसे कुछ लोग एक्सप्लॉइट करते हैं दूसरे, एक छोटी आबादी बड़ी आबादी को करती है। उस 300 में से ये समझ लीजिए कि ईस्टर्न पाकिस्तान की 162 सीटें 162 में, और वेस्टर्न पाकिस्तान की 138 सीट्स, ये 300 का डिवीज़न था। अवामी लीग जो थी वो इलेक्शन लड़ती है 170 सीट पे, 162 ईस्टर्न पाकिस्तान की सब सीट, 8 सीट वेस्टर्न पाकिस्तान की। जो हमारी पीपल्स पार्टी अपनी, हमारे भुट्टो साहब की जो पार्टी थी, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान PPP, वो 120 सीट पे इलेक्शन लड़ती है। मतलब अगर सब भी जीत जाए तब भी वो 300 की पार्लियामेंट में 150 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। 120 सीट लड़ती है और सब सीटें वो लड़ती है वेस्टर्न पाकिस्तान में, ईस्टर्न पाकिस्तान में 0। उसके लिए ईस्टर्न पाकिस्तान था ही नहीं। अवामी लीग 162 में 160 सीटें जीतती है, 160 आउट ऑफ 162 मेजॉरिटी आती है। PPP जो भुट्टो जी की पार्टी है 120 में 81 सीट जीती है, मेन ऑपोजिशन। लेकिन तय ये करते हैं यहिया खान और मुजीबुर रहमान, और माफ़ कीजिएगा भुट्टो, कि हम सत्ता नहीं देंगे मुजीबुर रहमान को। उसके बाद का मैं इसलिए आपको जल्दी से एक फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूँ। 25 मार्च 1971 में मुजीबुर रहमान गिरफ्तार होते हैं। 27 मार्च को मेजर ज़िया अपनी अवामी लीग के कहने पे बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करते हैं, और प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश 17 अप्रैल 1971 में फॉर्म हो जाती है और फंक्शन करने लगती है। एक चीज़ और बीच में बता दूं कि वो इंटरेस्टिंग है। 25 अप्रैल 1971 में वो फेमस कैबिनेट मीटिंग ऑफ इंडिया होती है जिसमें इंदिरा गांधी
बांग्लादेश के से जो शरणार्थी आ रहे थे, रिफ्यूजीज आ रहे थे, उसकी परेशानी से निपटने के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं। वहाँ पे एक बात ये भी होती है कि भाई अब तो इनको रोकना ही पड़ेगा, इनको सैनिक लगा के रोकना पड़ेगा, युद्ध की स्थिति बन सकती है। और तब वो जो फेमस लाइन ऑफ मानेकशॉ कि आई गारंटी यू डिफीट मैडम, मैं आपको हार की निश्चित होगी ये बताता हूँ, क्योंकि उनका कहना था कि अगर आप अभी इस समय वॉर में जाएंगे तो हम लोग की हार निश्चित है, क्योंकि एक चाइना की तरफ से एग्रेशन हो सकता है और उनको अपने पलटन मूव करने के लिए भी समय चाहिए था और बारिश आने वाली थी। ये ध्यान रखिएगा कि ये वो इंदिरा गांधी हैं जिनके ऊपर तानाशाह होने का आरोप लगाया जाता है। वो इंदिरा गांधी के सामने वो जनरल अपनी बात कहने की मत क्या है गारंटी वो, और इंदिरा गांधी उसकी बात को मानती हैं। और ये होता है कि आप तैयारी करिए, जब आप तैयार हो जाइएगा तो बताइएगा, जिससे उस समय शायद बिना सैनिक कार्रवाई के मामला खत्म ना हो। ध्यान ये रखना है कि यूएसए पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ अलाइंड था, चीन भी उसके साथ, चीन को भी वो बढ़ावा दे रहा था। किसिंजर जो हैं वो चीन जाते हैं। ये एक और याद रखना, इधर से इंदिरा गांधी भी अपनी पेशबंदी कर रही थी। 7 अगस्त 1971 में भारत सोवियत रूस की मैत्री संधि होती है और एक हरदम याद रखा जाएगा, एक आदमी का नाम नहीं लिया जाता, उसका आदमी का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह। वो सरदार स्वर्ण सिंह आर्किटेक्ट ऑफ इंडो यूएसएसआर पीस ट्रीटी के, फ्रेंडशिप ट्रीटी के आर्किटेक्ट थे। वो ट्रीटी रहती थी और उस ट्रीटी की वजह से ये सारा खेल पलटा था, ये आपको आगे बताते हैं। इस बीच यूएस गवर्नमेंट जो है वो करीब 3.8 मिलियन यूएस डॉलर उस हिसाब के मिलिट्री इक्विपमेंट्स पाकिस्तान को देती है कि चलो तुम लड़ो, इनको ठीक करो। भारत को कमज़ोर करने की ये साजिश थी। अक्टूबर 1971 में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर इंदिरा गांधी को लगता है वो वर्ल्ड टूर पे जाती हैं। 3 हफ्ते के लिए वो भारत की प्रधानमंत्री लेबनान, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी घूमती हैं, हर राष्ट्राध्यक्षों से मिलती हैं, अपनी समस्याएं बताती हैं, रिफ्यूजियों की समस्याएं बताती हैं। वो कहती हैं कि ये कत्लेआम हो रहा है वहाँ पे, इसको रोकिए, नरसंहार हो रहा है। किसी के कान पे जून नहीं रेंगती, और ना केवल जून रेंगती है, यूएसए में वो मैं इस समय ने आपको डिटेल मेरी किताब में मिल सकता है, नहीं तो गूगल कर लीजिए, कहीं भी मिल जाएगा। यूएसए में निक्सन इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इंदिरा गांधी ये सारी बेइज्जती, ये सारा अपमान सह के भारत आती हैं और 3 दिसंबर को ये ईस्टर्न इंडिया, कलकत्ता और वेस्ट बंगाल के दौरे पे थी। तब पाकिस्तान आक्रमण कर देता है वेस्टर्न फ्रंट पे। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान चुपचाप बैठा रहेगा, इंगेज है, इसके पास क्या है, लेकिन ये वो हिंदुस्तान नहीं था। ये भारत इंदिरा का भारत था। और उस इंदिरा गांधी रात में, और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, मैं अपने मन की कोई नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भारत की सेना की गर्व की बात है। इंदिरा गांधी 3 दिसंबर की रात में बंगाल से वापस लौटती हैं दिल्ली, सीधे पहुँचती हैं ऑफिस। वहाँ पे पहले सेनाध्यक्षों के साथ मीटिंग करती हैं, और 2-3 लोगों का नाम लेना और ज़रूरी इसलिए, सैम मानेकशॉ का नाम सब लोग लेते हैं, जनरल सैम मानेकशॉ, लेकिन जो एक डिसाइसिव रोल हुआ था सेना की दृष्टि से, उसके लिए भारत की नौसेना थी। एडमिरल एसएम नंदा का नाम लेना आवश्यक है, और एयर चीफ मार्शल पीसी लाल, ये 3 लोग थे। लेकिन एसएम नंदा जब सेनाध्यक्षों के साथ एक ब्रीफिंग हो रही होती है तो कहते हैं कि भाई 65 में हमारे हाथ बांध दिए गए थे। 65 में भारतीय नौसेना से कहा गया था कि आप अपने बॉर्डर, आप अपने जो नौसेना का जो बॉर्डर होता है जल में जो उसको क्रॉस नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि हमें इस बार कोई बंधन से मत बांधिए। उसकी फेमस लाइन यह है कि इंदिरा गांधी कहती हैं वॉर इज़ अ वॉर, और वो खुली छूट दे देती हैं कि आप इस समय युद्ध में हैं, देश के लिए जो आपको ठीक लगे वो करिए। और ये याद रखिएगा, इस देश में 4 दिसंबर को नेवल डे मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को है, क्योंकि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने कराची के जो बंदरगाह था उसको तहस नहस करके पाकिस्तान को एक डिसाइसिव ब्लो दिया था, जिससे पाकिस्तान बिल्कुल पंगु बन गया था। वो ब्लो 4 दिसंबर को था, जो आज तक भारतीय नौसेना दिवस, क्यों ये सरकार उसको अंडर प्ले करती है मुझे नहीं मालूम। उसके बाद जब और एक और याद रख लीजिएगा, बैटल ऑफ लोंगेवाल, हम सब ने बॉर्डर पिक्चर जिसने देखी है
वो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरिया का अगर आप नाम होगा, जो सनी देओल बने हैं, वो टैंक की वो मशहूर लड़ाई। एक जो मैंने कहा था रशिया की उस मैत्री संधि जो अगस्त में स्वर्ण सिंह किए होते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि जब अमेरिका आंख दिखाने के लिए 7th फ्लीट भेजता है, तो 7th फ्लीट जैसे ही भारतीय उसमें देखती है कि यहाँ तो सोवियत का 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप है, दुम दबा के 7th फ्लीट को वापस लौटना पड़ता है। इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमारी ट्रीटी ने कहा था कि तुम्हारे दुख में हमारे दुख में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे अगर कोई हमारे ऊपर एग्रेशन करेगा। 16 दिसंबर को वो समय आता है जब 16 दिसंबर को इतिहास लिखा जाता है। एक ऐसा भारत जिसके जनरल सैम मानेकशॉ पारसी, जनरल जे.एस. अरोड़ा सिख, और इस सारे जो आत्मसमर्पण था उसको अंजाम देने वाले जनरल जैकब, एक क्रिश्चियन। ये आत्मसमर्पण 16 दिसंबर को ढाका में होता है। जनरल नियाजी करते हैं तेरा, और लोग बहुत से वो हैं, इस पर किसी और दिन भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किताब में होगा। जनरल नियाजी के सामने एक बहुत बड़ा वो था, जनरल जैकब उनके ऊपर पूरा प्रेशर डाल देते हैं। जनरल नियाजी कहते हैं कि भाई सीज फायर कर दे रहे हैं, युद्ध समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, युद्ध समाप्ति नहीं, आत्मसमर्पण। और आत्मसमर्पण होता है 16 दिसंबर को भारत के लिए एक हरदम, वो तो इतिहास, बीजेपी वो फोटो हटाए या ना हटाए, वो भारत का इतिहास को बीजेपी क्या, ऐसी कई बीजेपी आ जाएंगे नहीं मिटा सकती हैं। फोटो हटाने से उन शहीदों की न शहादत कम होगी, न भारत का वो गौरवमय इतिहास होगा। दिक्कत इन लोगों की ये है कि अगर ये 16 दिसंबर को ज़्यादा करते हैं तो उनको लगता है कि इंदिरा गांधी के खाते में ये चला जाएगा। इतनी छोटी मानसिकता की वजह से 50 साल में भी आपको याद है कि किस तरह से मनाया गया था। मैं इस बात को रेखांकित कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ के साथ ख़त्म कर रहा हूँ। ये याद रखिएगा कि बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं इंदिरा गांधी ने ये क्यों नहीं किया था, इंदिरा गांधी ने ज़मीन क्यों नहीं ले ली थी। आज सिर्फ इतना ही कि शेख मुजीब 8 जनवरी 1972 युद्ध ख़त्म होने के करीब 23-24 दिन बाद पाकिस्तानी जेल से रिहा होते हैं, जहाँ पे उनकी जेल के सामने उनकी कब्र खोद के रखी गई थी। और उस समय भारत के लिए जब युद्ध 16 दिसंबर को घुटने टिका दिए, तो सबसे बड़ा और सबसे अहम काम था शेख मुजीब की रिहाई और बांग्लादेश को उसका लीडरशिप, और वो काम इंदिरा गांधी ने बखूबी किया। आज की तारीख में उन सारे शहीदों को, नाम अनाम शहीदों को, जिन्होंने इस देश के गौरवमय इतिहास में एक सुनहरा पन्ना लिखा है, उनको एक बार फिर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।